अस्सलाम स्टूडेंट्स, थेराप्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने सेवेरिटी ऑफ टिश्यू इंजरी तक ये चैप्टर कवर किया था। और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दिस इज़ द इरिटेबिलिटी ऑफ टिश्यू, जिसके अंदर हम लोग को इन्फ्लेमेशन से रिपेयर तक की स्टेजेस बताते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वो बताते हैं कि एक एक्यूट इंजरी यानी इंजरी होने के बाद से इंजरी की कंप्लीट रिकवरी तक कौन कौन से फेजेस जो है वो होते हैं और उनको आप लोगों ने किस किस तरह से जो है वो मैनेज करना है वो हम लोग को मिलता है। बेसिकली इस टॉपिक के लिए हम ये जो है वो टेबल करेंगे, आगे जितने भी होंगे इनके लिए हम टेबल करेंगे, लेकिन चूंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को या रीजनिंग के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार इसको थॉरली रीड करें, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं साथ साथ आपको हाईलाइट कराती जाऊँगी। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग जो है वो इसको बुक से ही कवर करेंगे। एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बताती हूँ कि इंजरी के बाद, एक तो ये बात आपको पहले भी पता होगी कि किसी भी इंजरी के बाद 3 स्टेजेस से हमारा कोई भी सॉफ्ट टिश्यू गुजरता है, जिसमें हमारे पास एक्यूट स्टेज होती है, फिर हमारे पास क्या होती है सब एक्यूट स्टेज होती है, और तीसरी स्टेज हमारे पास क्या हो जाती है क्रॉनिक हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक इंजरी के बाद एक सॉफ्ट टिश्यू इन सभी स्टेजेस से गुजरे, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि सेवेरिटी ऑफ इंजरी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्यूट सब एक्यूट हो सकते हैं कि वो एक्यूट से सब एक्यूट की स्टेज में जाए तभी कंप्लीटली रिकवर हो जाए, यहाँ पर जो है वो इन दोनों में रिकवर ना हो, रिकवर उसकी क्रॉनिक में जो है वो हो रही हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। अब यहाँ पर सबसे पहले जो एक्यूट है ना, इसके अंदर वो कहते हैं कि ये स्टेज है इन्फ्लेमेशन की, और यहाँ पर मतलब एक्टिव इन्फ्लेमेशन, पेन और स्वेलिंग के आप लोगों को साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। इन्फ्लेमेशन के साथ ही साथ वो कहते हैं कि ये जो फेज हमारे पास होती है इसके अंदर टिश्यू रिएक्शन हो रहा होता है, और टिश्यू रिएक्शन ही वो चीज़ है ना जो क्या करा रही होती है, इन्फ्लेमेशन को कॉज करा रही होती है, ये तो हम सबको पता है। उसके बाद हमारे पास एक सब एक्यूट स्टेज है जिसको वो कहते हैं कि ये रिपेयर की स्टेज है, ये प्रोलिफरेशन की स्टेज है, यानी यहाँ पर अब रिपेयर स्टार्ट हो चुकी है, जो भी टिश्यूज थे उनकी हीलिंग शुरू हो चुकी है। और क्रॉनिक स्टेज में वो कहते हैं कि ये ऐसी स्टेज है जिसमें जो टिश्यू बन रहे थे अब उन्होंने क्या हो जाना है, मिच्योर हो जाना है। ठीक है, तो ये मैचुरेशन की स्टेज है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों ने 3 वर्ड्स बस आप लोगों को पता होने चाहिए। ये जो एक्यूट स्टेज है हम इसको ये कहते हैं कि दिस इज़ अ मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज। मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज है, यानी इसके अंदर हम मिनिमम मूवमेंट करा रहे होते हैं। जबकि जो सब एक्यूट स्टेज है इसके बारे में वो कहता है कि ये हमारे पास मॉडरेट प्रोटेक्शन स्टेज है, यानी इसके अंदर आप जो वो मूवमेंट करवा सकते हैं लेकिन विद इन अ लिमिट। और उसके बाद क्रॉनिक स्टेज है जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये मैक्सिमम मूवमेंट आप जो है वो इसमें करा सकते हैं, मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ होती है। ठीक है, तो ये 3 बातें आप लोगों ने इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेनी है। अब हम इसको बुक से रीड करते हैं। तो देखिए, इनिशियली जब हम बुक पढ़ते हैं तो इसने आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है कि स्टेजेस कौन कौन सी होती है, फिर एक्यूट स्टेज पे जाता है, और एक्यूट स्टेज के बारे में यहाँ पर उसने कुछ बातों को एक्सप्लेन किया है जो कि हम ना भी करें तो खैर है, लेकिन हम लोगों को एटलीस्ट इसकी नो होनी चाहिए। सबसे पहले उसने कहा है कि यहाँ पर एक तो ये साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें इसके इस नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब आप रेंज ऑफ मोशन करा रहे होते हैं तो पेन इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट आपको रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं करने देता और मसल गार्डिंग हो जाती है। गार्डिंग के बारे में आप लोगों को मैंने पीछे बताया था ना कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग, तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर हो रही होती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इम्पेयर्ड मूवमेंट होती है, जो कि किसकी वजह से हो सकती है, नर्व एंडिंग्स की वजह से हो सकती है, ऑल्टर्ड केमिकल स्टेट की वजह से हो सकती है, इंक्रीज टेंशन की वजह से हो सकती है। और ये जो स्टेज है ये 4 से 6 दिनों तक लास्ट करती है। आप लोगों ने इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है जो कि एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। पहले क्या है कि यहाँ पर हम लोगों को इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, और वो क्या होंगे, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, पेन एट रेस्ट एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा, जब आप पेशेंट को मूवमेंट कराएंगे, पेशेंट मूवमेंट को कंप्लीट नहीं करेगा, पेन की वजह से रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग होगी। और कॉजेज ऑफ पेन क्या हो सकते हैं, वो हमने कहा कि नर्व एंडिंग इरिटेट हो सकती है, टिश्यू टेंशन इंक्रीज हो सकती है, एडिमा, जॉइंट डिफ्यूजन या मसल गार्डिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आती है जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज अ सब एक्यूट फेज, और सब एक्यूट में वो कहते हैं कि प्रोलिफरेशन की, हीलिंग की और रिपेयर की फेज हो रही होती है। ठीक है, अब इसके अंदर वो कहते हैं कि हमारे पास साइन और सिम्टम इन्फ्लेमेशन के प्रेजेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे होते हैं, हम लोग को पता चलता है। फिर आप मूवमेंट करा रहे होते हैं तो कहते हैं कि मूवमेंट जो है वो टिश्यू रेजिस्टेंस के लेवल पे। अच्छा, अब आपको यहाँ पर टिश्यू रेजिस्टेंस का मतलब पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को इंजरी हुई है और वहाँ पर उसके जो सॉफ्ट टिश्यू है वो डैमेज है और वो मूवमेंट कंप्लीट अलाउ नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर हम एल्बो की फ्लेक्शन करा रहे हैं और वो मूवमेंट कंप्लीट अलाउ नहीं कर रहा है, ये तो पहली स्टेज होगी, मतलब उसमें पेन हुई, उसने गार्डिंग कर ली।
अब यहाँ पर टिश्यू रेजिस्टेंस से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग मूवमेंट करा रहे थे, पेन थी, एक लेवल ऐसा था कि टिश्यू उससे आगे मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा था, आपका टिश्यू मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा था, वो पॉइंट था टिश्यू रेजिस्टेंस का। उस केस में जो है वो पेशेंट को पेन होगी, यानी कंप्लीट ROM होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, पेशेंट मूवमेंट कर रहा है तो एक पॉइंट होगा टिश्यू रेजिस्टेंस का, उसमें उस लेवल पे पेशेंट को जो है वो पेन होगी। और इसी तरह अगर हम क्रॉनिक की बात करते हैं तो बियॉन्ड टिश्यू रेजिस्टेंस जो है वो पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि टिश्यू रेजिस्टेंस यहाँ पर पैथोलॉजिकल आप कह सकते हैं कि लिमिट है रेंज ऑफ मोशन की, फिजियोलॉजिकल लिमिट नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों ने वैसे मोबिलाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो गई है। उसके बाद पेन यहाँ पर क्या होगी वो भी मैंने आपको बता दिया। पेन का कॉज क्या होगा, यूजुअली हमारे पास टिश्यू चूँकि न्यू बन रहे होते हैं तो उसकी वजह से पेन होगी। उसके बाद ये स्टेज कितने दिन तक लास्ट करती है, 10 से 17 डेज तक लास्ट करती है। कि मतलब कि पहले 4 से 6 दिन कौन सी थी, एक्यूट स्टेज थी, उसके बाद जो स्टेज स्टार्ट होगी वो कौन सी थी हमारे पास, सब एक्यूट स्टेज, ठीक है। इसके लिए इतना ही ज़रूरी है, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद क्रॉनिक स्टेज है। क्रॉनिक स्टेज में हमारे जो है वो एक तो ये कि साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फ्लेमेशन कोई भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, कॉन्ट्रेक्चर होता है, एडहेजन होता है जो कि रेंज ऑफ मोशन को लिमिट कर रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में कौन से फैक्टर रेंज ऑफ मोशन को लिमिट कर रहे हैं। और हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी क्या होता है कि हम जो है वो टिश्यू को क्या कराएं, स्ट्रेंथन कराएं। और वो कहते हैं कि वीकनेस लिमिटिंग नॉर्मल फंक्शन, ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखता है कनेक्टिव टिश्यू कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन, क्योंकि हम लोगों ने कहा ये मैचुरेशन फेज है, वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू बनना शुरू हो गए थे सब एक्यूट में, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो फंक्शन यहाँ पर लिमिटेड हो सकता है क्योंकि वीकनेस है, और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को पुअर इंड्योरेंस है, पुअर न्यूरोमस्कुलर है, इसलिए क्रॉनिक स्टेज में स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टेज 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक लास्ट करती है तो हम उसको ये कहते हैं दिस इज अ क्रॉनिक फेज, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो पॉइंट है वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वो कहते हैं कि प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन थी, काफ़ी टाइम तक रही थी, और तब क्यों हुई थी, क्योंकि टिश्यू को बार बार आपने स्ट्रेस किया बियॉन्ड इट्स एबिलिटी, बहुत बार उसके ऊपर टेंशन, रिपीटेटिवली जब स्ट्रेस आएगा तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वो कहते हैं डेवलप हो जाएगी, पेन, स्वेलिंग और ये कुछ होगा। और ये हमारे पास जो है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, रेस्ट के बाद स्टिफनेस फील होगी और रेंज ऑफ मोशन 24 आवर्स ऑफ द एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ठीक है। मतलब स्टिफनेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, एक तो स्टिफनेस रेस्ट के बाद होगी और फिर जो आपने एक्टिविटी की कोई काम किया उसके 24 घंटे बाद जो है वो रेंज ऑफ मोशन लूज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई है। उसके बाद क्रॉनिक पेन सिंड्रोम, अगर कोई भी ऐसी पेन जो कि 6 मंथ तक परसिस्ट करती है उसको आप लोग इंक्लूड कर देते हैं क्रॉनिक पेन सिंड्रोम में। तो ये बातें बस आपने थ्योरी से करनी है। बाकी अब हमारे पास आता है ये टेबल, जिसको मैं आपको समझाती हूँ। वैसे तो आपको ये पता ही होगा क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत पढ़ा था। टेबल का नाम क्या है, स्टेजेस ऑफ टिश्यू हीलिंग, कैरेक्टरिस्टिक, क्लिनिकल साइंस एंड इंटरवेंशन। सबसे पहले क्या है, पहली स्टेज कौन सी है, एक्यूट स्टेज है। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है। टिश्यू रिस्पॉन्स क्या होता है, नंबर 1 वैस्कुलर चेंजेस होते हैं। किस तरह के वैस्कुलर चेंजेस होते हैं, वहाँ पर वेसोडाइलेशन होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, फिर एक्सुडेशन होती है सेल्स की और केमिकल। हम लोग ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना कि इन्फ्लेमेशन में जब भी एक्टिव इन्फ्लेमेशन होती है तो एकदम से वहाँ पर सेल्स जो है और केमिकल्स जो हैं जो कि इन्फ्लेमेशन करा रहे होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, वो वहाँ पर तशरीफ लेके आ जाते हैं। उसके बाद क्लॉट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है जो कि ब्लड को रोकने में हेल्प करती है, वहाँ पर जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन शुरू हो जाती है। फिर क्या होती है, फेगोसाइटोसिस, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द इरिटेंट होते हैं, मतलब वहाँ पर जो भी इन्फेक्शियस एजेंट था वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रलाइज होते हैं, जो भी हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो उसको जो है वो फेगोसाइटोस करना शुरू कर देते हैं। फिर अर्ली फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है, यानी यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट आना शुरू हो जाते हैं और वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्यूट स्टेज है। क्लिनिकल साइंस क्या होंगे, इन्फ्लेमेशन के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट करेगा और पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, और पेन बिफोर टिश्यू रेजिस्टेंस है, मतलब एक इस लेवल पे इंजरी हुई थी, उससे पहले भी पेशेंट कंप्लेन कर रहा है पेन की, ये टिश्यू रेजिस्टेंस ये पॉइंट था, और पेशेंट इससे पहले वाली रेंज भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप लोग कह रहे हैं कि टिश्यू रेजिस्टेंस से पहले ही पेशेंट को पेन है, ठीक है। अब हमारे पास ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि इंजरी में होगा क्या। अब आपने इसको कैसे डील करना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज है। हमारे 2 मकसद है, एक हम इन्फ्लेमेशन के साथ डील करें और एक हम लोग पेन के साथ डील करें। इन्फ्लेमेशन के साथ डील करने के लिए हमारे पास क्या होती है, राइस प्रोटोकॉल होता है जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, इट इज़ हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू यूज़ एनी टाइप ऑफ हीट थेरेपी इन केस ऑफ एक्यूट इंजरी। एक्यूट इंजरी में कभी भी कुछ भी हो जाए आप लोग हीट थेरेपी नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए उसने लिखा हुआ है यहाँ पर आपने सिलेक्टिव रेस्ट अप्लाई करनी है, आइस अप्लाई करनी है, कंप्रेशन और एलिवेशन, जो कि एलिवेशन का तरीका ये है कि अगर लोअर लिम्ब में मसले तो आप उसको कहेंगे कि वो जो है वो अपनी टांग जो है उसके ऊपर रख ली। ये डिफरेंट मीन्स होते हैं एलिवेशन के जो यूज़ करते हैं। तो ये तो हमने राइस प्रोटोकॉल तो बच्चे को पता होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ है कि आप चूँकि हम रेस्ट करा रहे हैं, रेस्ट की वजह से कुछ डेलिटेरियस इफेक्ट भी होंगे, रेस्ट की वजह से मोबिलिटी लॉस हो जाएगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो कहते हैं कि हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट कराते हैं
पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराते हैं, मसाज करते हैं ताकि वहाँ की जो सर्कुलेशन है या वहाँ की जो हमारे पास एडीमा है वो फॉर्मेशन ना हो। मसल सेटिंग कराते हैं विद कॉशन। मसल सेटिंग्स क्या होती हैं? लो इंटेंसिटी की जब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आप करा रहे हो तो उनका मसल सेटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ होगी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट, पैसिव रेंज ऑफ मोशन। देखिए पीछे आप लोगों को मैंने ना जब रेंज ऑफ मोशन वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था थेरा 1 में, तो हम लोगों ने कहा था कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन ऐसी रेंज ऑफ मोशन होती है जिसमें मसल के जो कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। जब कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट काम नहीं करे यानी कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो है वो उसके अंदर मसला कॉज नहीं करेगी, बल्कि इसके अंदर हमारा यूजुअली एक्सटर्नली फोर्स लग रही होती है और वो मूवमेंट करा रही होती है। इंटरनली बॉडी को इसमें जो है वो कोई खास काम करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद वो यहाँ तक हम लोगों ने लो इंटेंसिटी आइसोमेट्रिक्स के करा दी, जिनको हम लोगों ने कहा मसल सेटिंग है। अच्छा, ये डिटेल में ना उन्होंने आगे भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है सब एक्यूट स्टेज, जिसमें वो कहते हैं प्रोलिफरेशन, रिपेयर और हीलिंग की स्टेज होती है। रिमूवल होता है नॉक्शियस स्टिमुलाई के, यानी वहाँ पर कोई भी इरिटेंट प्रेजेंट है तो वो रिमूव हो चुका होगा। कैपिलरी बेड्स वहाँ पर ग्रो करेंगे, जिसको हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ये नियोवास्कुलराइजेशन हो जाएगी। उसके बाद कोलेजन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पर फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर क्या हो रहा है? कोलेजन फॉर्मेशन हो रही है। ग्रेनुलेशन टिश्यूज वहाँ पर आएंगे। ये हमारे टिश्यूज यहाँ पर जो बन रहे होते हैं ना वो बहुत फ्रेजाइल होता है, इसीलिए इसके अंदर भी हम कहते हैं कि इसके अंदर भी आपने मॉडरेट प्रोटेक्शन अप्लाई करनी है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपने इस स्टेज में भी नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? डिक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन होती है और पेन हो रही होती है, लेकिन टिश्यू रेजिस्टेंस के लेवल पर हो रही होती है। इसको हमने क्या कहा? ये क्या है? मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेस, और इसके अंदर आप कंट्रोल्ड मोशन करा सकते हैं, हाईली कंट्रोल्ड मोशन। इसके अंदर सबसे पहले है मोबाइल स्कार आपने डेवलप करना होता है। हमारा मकसद क्या होता है, ये आगे वैसे हम पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट्स हैं, और उनके बाद जब भी हम लोग बात करते हैं स्कार मोबिलाइजेशन की, तो स्कार को हील कराने के लिए उसको मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो स्कार वहाँ पर कॉन्ट्रेक्चर कॉज कर सकता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या हो जाए? स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन हम कराते हैं। किस लेवल की कराते हैं वो भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हीलिंग को प्रमोट करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी अभी भी हम करा रहे हैं। रेजिस्टिव मोशन करा सकते हैं, ओपन एंड क्लोज चेन एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। आपने ओपन एंड क्लोज चेन एक्सरसाइजेस रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ी होंगी। ओपन चेन एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमारे पास एक जो है ना फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है, और हमारी एक्सट्रीमिटी जो है ना वो क्या होती है? एक एक्सट्रीमिटी क्या होती है? फ्री होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लोज चेन एक्सरसाइजेस होती है जिसमें हमारी जो एक्सट्रीमिटी है, बेशक डिस्टल है, वो एक्सट्रीमिटी जो है वो फ्री नहीं होती है और वहाँ पर हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेबलाइजेशन, मसल इंड्योरेंस, कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की टॉलरेंस के हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तीसरी स्टेज है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसको हम कहते हैं मैचुरेशन एंड रीमॉडलिंग की स्टेज है। इसमें नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यू जो यहाँ पर बन रहे थे उनकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? मैचुरेशन हो जाएगी। स्कार का कॉन्ट्रेक्चर होगा, स्कार की रीमॉडलिंग होगी, और कोलेजन जो है वो स्ट्रेस के साथ अलाइन करेगी, मतलब कोलेजन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है, वहाँ पर जो टिश्यूज है वो स्ट्रॉन्ग करे ताकि वो स्ट्रेस को बियर कर सके। अब यहाँ पर क्या कोई इन्फ्लेमेशन नहीं प्रेजेंट होगी, पेन हो रही है आफ्टर टिश्यू रेजिस्टेंस। उसके बाद फेज 3 है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास मिनिमम टू नो प्रोटेक्शन रिक्वायर होती है। हम कहते हैं कि पेशेंट अब रिटर्न टू फंक्शन स्टेज में आ गया। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने स्कार की बनानी होती है या फंक्शनल इंडिपेंडेंस डेवलप करनी होती है। तो हम क्या करते हैं? प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथनिंग करा रहे होते हैं और इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करा रहे होते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हमें पता है कैसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिसके अंदर हम लोग ज़्यादा जो है वो फोकस कर रहे होते हैं इंटेंसिटी पे, जबकि इंड्योरेंस है उसके अंदर हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं नंबर ऑफ रेपिटेशंस पे। उसके बाद डेवलप फंक्शनल इंडिपेंडेंस, तो इसके अंदर हम फंक्शनल एक्सरसाइजेस करा रहे होते हैं जिसमें हम उसको वापस रिटर्न टू वर्क फेज पे लेके आ रहे होते हैं। तो एक दफ़ा हम इसको सुपरफिशियल सा जो है वो रिवाइज करते हैं। फेज़ 1 है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने कहा था एक्यूट फेज है, इसके अंदर डिफरेंट वैस्कुलर चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, वैस्कुलर चेंजेस के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि एक्सुडेशन हो रही होती है। एक्सुडेशन के साथ साथ क्या हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा क्लॉट फॉर्मेशन हो रही होती है। क्लॉट फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि फेगोसाइटोसिस हो रहा होता है और केमिकल इरिटेंट्स जो है वो यहाँ से रिमूव हो रहे होते हैं। बेसिक ये पॉइंट थे, और हमारे पास अर्ली फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर क्या हो चुकी होती है? स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। उसके बाद हम लोग इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? हम लोगों ने कहा ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेस होता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है। हमारे यहाँ पर मकसद क्या होता है कि हम लोग जो है यहाँ पर इन्फ्लेमेशन को जो है वो रिड्यूस कर सकें। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे? राइस प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारा मकसद इसको ट्रीटमेंट करने में क्या होता है कि हम इमोबिलाइजेशन की डेलिटेरियस इफेक्ट या रेस्ट के डेलिटेरियस इफेक्ट को डील करें। उसके लिए हम लोग डिफरेंट जो है वो एक्सरसाइजेस करा रहे थे, जिसमें मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करा रहे थे बट विद कॉशन करा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो स्लो जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेस करा रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे हमारे पास क्या था?
फेज़ 2 था, जिसको हम लोगों ने कह दिया कि ये कौन सा था, सब एक्यूट फेज़ था। इसके अंदर क्या हो गया था, कोलेजन फॉर्मेशन भी यहाँ पर शुरू हो गई थी, ठीक है। आपके ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ भी यहाँ पर आ गए थे, कोई इन्फ्लेमेशन आपको यहाँ पर नहीं प्रेजेंट थी, तमाम के तमाम इरिटेंट्स यहाँ से क्या हो गए थे, रिमूव हो गए थे। फिर इसके अलावा हाँ ये चीज़, और हमारे जो टिश्यूज़ थे वो भी क्या थे, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थे, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। ये हम लोगों ने कहा था कि कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है, मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़ होता है। इसके अंदर हम लोग जो है 2 मकसद हमारे होते हैं, स्कार टिश्यू को जो है वो मोबाइल कराना, यानी स्कार टिश्यू को मोबाइल कराने के हम क्या यूज़ कर रहे थे, मोबिलाइजेशन यूज़ कर रहे थे या मैनिपुलेशन यूज़ कर रहे थे। और दूसरा हमारे पास मकसद यहाँ पर क्या था कि हम लोग जो है वो क्या करा रहे थे, हीलिंग को प्रमोट कर रहे थे। हीलिंग को प्रमोट करने के लिए हमने डिफरेंट एक्सरसाइजेस का, रेजिस्टिव कहा, ओपन क्लोज चेन एक्सरसाइजेस कहा, ठीक है। और डिफरेंट हम लोगों ने एक्सरसाइजेस के बारे में यहाँ पर इंड्योरेंस हो गया, कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस हो गया, वो चीज़ हो गई। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास कौन सी फेज़ थी, क्रॉनिक फेज़ थी। हम लोगों ने इसको कहा ये मैच्योरेशन की फेज़ है। यहाँ पर कोलेजन जो है वो अपने आप को स्ट्रेस से अलाइन कर रही होती है। वहाँ पर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या हो रहे होते हैं, मेच्योर हो रहे होते हैं, कॉन्ट्रेक्चर हो रहा होता है, स्कार की जो है वो रीमॉडलिंग हो रही होती है, ठीक है। इसको हम लोगों ने कहा ये क्या होता है, मॉडरेट प्रोटेक्शन, हाईली मूवमेंट फेज होता है, जिसके अंदर हम मैक्सिमम मूवमेंट करा सकते हैं। इसके अंदर हमारा मकसद क्या होता है कि हम जो स्कार की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे होते हैं, नहीं हम यहाँ स्कार की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हम मोबिलाइजेशन वगैरह के थ्रू करा रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास वहाँ पर क्या करा रहे होते हैं, मोबिलाइजेशन में भी जो है हम क्या करा रहे होते हैं, स्ट्रेंथनिंग वहाँ पर हेल्प कर रहे होते हैं, जो कि हम रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस के थ्रू करा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग या इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस हम करा रहे होते हैं। और लास्टली हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि हम लोगों ने क्या डेवलप करना होता है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस, जिसके लिए हम स्पेसिफिक ड्रिल्स करा रहे होते हैं, यानी वो स्पेसिफिक मूवमेंट्स करा रहे होते हैं जो कि पेशेंट को हेल्प करती हैं इंडिपेंडेंस डेवलप करने में, ठीक है। तो ये हमारे पास फेजेस हो गए जो हमने पढ़ लिए। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैक्सिमम प्रोटेक्शन, जो कि हमने एक्यूट में पढ़ी और इसकी डिटेल मैनेजमेंट पढ़ेंगे।